जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.1। इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। तो प्रश्न 2 का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं आज। है क्या? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है क्या? आयताकार भूखंड। तो एक आयत होता कैसे है? ये हमारा एक आयत है। तो आयताकार भूखंड में अगर हम देखें तो एक लंबाई होती है, एक भुजा, दूसरी भुजा उसकी चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई ये होती है। तो वही बोला है। इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? एरिया क्षेत्रफल कितना दिया गया? 528 मीटर स्क्वायर। जो बोल रहा उतना इंफॉर्मेशन कलेक्टर है। पहले एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो एरिया इसका 528 मीटर स्क्वायर है और लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। इस पे आते हैं। लंबाई क्या है? चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक। जितना बोला था उतना काम कर दिए। अब इसी को हमें मान के रखना है। मानेंगे कैसे? हमारा जो लंबाई वाला भुजा है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अगर चौड़ाई मिल जाएगा तो लंबाई निकाल लेंगे। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैं मानता हूं। मानूंगा क्या? माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर, तो अतः तथा लंबाई क्या होगा? लंबाई क्या बोला है? चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक। तो अगर चौड़ाई यहां मिल जाए, मैं रख दूं, तो क्या आएगा? देखो, चौड़ाई x माना गया तो जाएगा 2x+1। तो लंबाई हमारा आया क्या? जब चौड़ाई को मैंने x माना तो लंबाई हमारा 2x+1 बनेगा। तो ये हो जाएगा 2x+1। बस ये समझाने के पर्पज से लिखा था, इतना ध्यान रखना है। मेन ये है। अब क्या बोल रहा है? इसका जो क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी। और आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी होता है। तो हमें दिया है कितना? 528। L कितना है? 2x+1। और b चौड़ाई है तो चौड़ाई x है। 528 गुणा करवाएंगे x का तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। x का 1 से कराएंगे तो x आएगा। अगर इस सबको मैं एक तरफ कर लूं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x, इधर से इधर चला जाएगा तो 528 माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। अगर इस पूरे को मैं देखूं तो ये हमारा द्विघात समीकरण बना। द्विघात समीकरण चाहे आप ऐसे लिखें या बहुत बच्चों को लगता है कि इक्वल टू राइट साइड रहता है तो वो भी सही है, ये भी सही है। अगर राइट साइड देखना दिखाना चाहते हो इक्वल टू को, तो सबको एक तरफ कर लेंगे और जब सबको एक तरफ करेंगे तो चिन्ह में बदलाव नहीं होता है। बस इतना ध्यान रखना। जब पूरे टर्म को एक साथ हम लोग पक्षांतर करते हैं, यानी हम लोग क्या करते हैं? समीकरण को उलट देते हैं, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए द्विघात समीकरण बन गया। अगर आप इस समीकरण को हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा और जो x का मान आएगा चौड़ाई मिल जाएगी। चौड़ाई मिलने के बाद यहाँ पे रखेंगे तो लंबाई मिल जाएगा। लेकिन इस प्रश्न के लिए केवल द्विघात समीकरण बनाना था तो बन गया। अब इसके हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। पहले इसका मतलब जानो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक अगर स्टार्ट होने की बात करूं तो एक से जो भी संख्याएं बाद में आती है सब धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ये चीज तो समझ में आया। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या? एक के बाद आने वाली जितनी भी संख्याएं सब धनात्मक पूर्णांक होती हैं। लेकिन बोलना क्या है? दो क्रमागत, यानी क्रम से आने वाला। क्रमागत मतलब एक के बाद एक, अल्टरनेट। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं भैया पहली संख्या अगर 5 होगा तो आप बोलेंगे इसके बाद जस्ट क्या आता है? 6। यही तो होता है ना। 5 के बाद दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? 6। ऐसे अगर बोलूं भैया मेरे पास एक 20 है तो आप जवाब देंगे दूसरा क्या होगा? 21। 20 के जस्ट बाद 21 आ रहा है। तो ये आ कैसे रहा है? दोनों संख्या आया कैसे है? 5 में अगर एक जोड़ देंगे दूसरी संख्या मिल जाएगा 6। 20 में एक जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या 21 मिल जाएगा। यही चीज हमें ध्यान रखना है। क्या?
अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, तो अगर एक संख्या मिल जाएगा दूसरे में एक जोड़ने पर मिल जाएगा, क्योंकि भैया उसके बाद वाली संख्या होगी क्या, एक जोड़ के आएगा, एक जोड़ के दूसरी संख्या आएगी। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या इक्वल टू एक्स तथा दूसरी संख्या क्या बताया, अगर पहली संख्या मिल जाएगा तो उसमें एक जोड़ के आगे आ जाएगा, तो क्या होगा x प्लस 1, ये दूसरी संख्या होगी। भैया एक जोड़ के आना था, मिल गया। अब क्या बोल रहा है, दोनों का गुणनफल, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। अगर दोनों का गुणनफल करवा दें तो क्या हो रहा है, 306 हो जा रहा है, इतना सा। अब अगर इसको गुणा करवाएं x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 1 x आएगा इक्वल टू 306। 306 को अगर लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस का 306 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमारा ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण। क्या था, एक्स स्क्वायर मिल रहा है, एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, तो हो जाएगा। ये हमारा इस प्रश्न के लिए द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहां से अगर x का मान निकालना होगा तो इसको गुणनखंड कर लेंगे, आ जाएगा। ये प्रश्न नंबर 2 था। ऐसे प्रश्न नंबर 3 देखते हैं अब। प्रश्न नंबर 3, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो पहला कंडीशन देखो क्या बोल रहा है, रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। बात अगर समझाऊं, मैं अगर आपको एग्जांपल सेट करके बताऊं, मान लेता हूं कि रोहन अगर 5 साल का है, तो उसकी माताजी कितने साल के होंगे, उससे कितने वर्ष बड़ी हैं, 26। भाई रोहन अगर 5 साल का है तो उसकी माताजी कितनी हो जाएंगी, 26 वर्ष बड़ी कितनी, 31। तो क्या होगा, अगर रोहन की आयु मिल जाए, 26 जोड़ने पर किसकी आयु मिल जाएगा, रोहन की मम्मी की आयु, रोहन की माताजी की आयु। तो मान लेते हैं क्या, रोहन की वर्तमान आयु, तो हो जाएगा माना रोहन की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष, इतने साल का है, ठीक। तो उसकी माता जी की आयु क्या हो जाएगा, तथा रोहन की मां की वर्तमान आयु x प्लस 26 वर्ष, ये हो गया। अब आते भैया क्वेश्चन जो बोल रहा उसको पढ़ते क्या है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी जो वर्तमान आयु रोहन की है उससे 3 साल बाद, रोहन से आयु का 3 साल बाद, मतलब x प्लस 3 होगा। वर्तमान आयु का मतलब क्या, अगर 2025 चल रहा तो 3 साल बाद, तो क्या हो जाएगा, 3 28, 25 3 28। तो वही चीज यहाँ भी बोल रहा है, जो उसकी वर्तमान आयु है तो उससे 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 3। और उनकी आयु का मतलब रोहन और उसकी माता जी की, तो उसकी माता जी की आयु अभी तक वर्तमान आयु कितना, x प्लस 26 वर्ष। तो 3 साल बाद क्या होगा, ये उनकी वर्तमान आयु हो गई प्लस में 3, तो ये दोनों लोग की वर्तमान आयु से 3 साल बाद की बात हो गई। उनका गुणनफल 360 हो जाता है। सॉल्व करते हैं भैया, x प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 29 इक्वल टू 360। इन सबका अगर गुणा कराएंगे तो x का x से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x का 29 से होगा तो 29x, 3 का x से होगा तो 3x हो जाएगा, और 29 तिया 9 त्रिक 27, तो हो जाएगा 87 इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ो, 29 प्लस 3 32x प्लस में 87, 360 ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 32, इसको घटाएंगे तो 0 से अगर 7 जाएगा तो 3 आएगा, बचेगा यहाँ पे 5, 15 से अगर हम लोग 8 ले जाएंगे तो 7, यहाँ बचेगा 2, ठीक। तो 273 आ गया। ये हो गया रोहन और उसकी
माँ की आयु के कंपेयर के साथ द्विघात समीकरण। क्या हम देख पा रहे हैं जो ये द्विघात समीकरण है इसको गुणनखंड कर लेंगे तो रोहन की वर्तमान आयु मिल जाएगी। तो केवल समीकरण बनाने के लिए बोला था, तो इस प्रश्न का समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। सबसे बड़ी बात इस प्रश्न के लिए क्या है, मानना क्या, अगर रोहन की आयु x है तो उसकी माता जी की आयु x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा, पहला कथन ये। फिर उसके बाद बोला अब से 3 वर्ष पश्चात, तो ये दो चीज अगर ध्यान दे पाएंगे तो आपका समीकरण बेहिचक बन जाएगा। ये प्रश्न नंबर 3 था। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न 4 है क्या, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे खोजते रहोगे नहीं मिलेगा। करना कैसे इसको ध्यान रखना है। हम यहाँ पे केस बना के करेंगे, और जब केस बना के करेंगे तो ये चीजें बहुत आसानी से हो जाएंगी। तो मैं केस लिख देता हूँ यहाँ पे, केस फर्स्ट, यहाँ पे केस सेकंड। केस फर्स्ट केस सेकंड के हिसाब से करेंगे, इतना इजी लगेगा आपको, खुद ही बोलेंगे कैसे। रेलगाड़ी कितनी दूरी चल रही है, तो दूरी इक्वल टू 480 किलोमीटर, ये इसकी दूरी है, एक समान चाल से चल रही है। तो हमें मान लेना रेलगाड़ी की चाल, चाल को हम लोग x मान लेंगे, ये हो जाएगा। चाल अगर हमारा x हो जाएगा, दूरी 480 किलोमीटर था, चाल x है, तो समय जो लगेगा वो क्या लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो समय अगर t1 मानू पहले वाले समय को, तो इसका दूरी कितना लग रहा है 480, चाल कितना है x, इसको भैया रोक के रखते हैं। अब दूसरा केस क्या देख रहे हैं, बोल रहा है यदि इसकी चाल 8 किलो पर घंटा कम कर दी जाए, चाल को कम करने के लिए बोल रहा है, तो दूरी तो वही है भाई, उसी दूरी में 3 घंटा कम ले रहा है ना। देखो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा कम ले रहा है, दूरी तो 480 ही है, ये इतना किलोमीटर है। चाल क्या हो जाएगा, चाल को कम करने बोल रहा है, कितना, जो चाल उसका x था उससे 8 किलो पर घंटा कम करने के लिए, चाल को कम कर देंगे तो समय क्या आएगा, समय बराबर फिर से देख रहे हैं दूरी बटे चाल। समय क्या है, इसको t2 नाम देते हैं, आएगा क्या, अगर समय को t2 नाम दे रहा हूं तो दूरी कितना लग रहा है 480 किलोमीटर, चाल क्या है आपकी बार x माइनस 8, ये आ गया। दो समय आया हमारे पास, एक t1 आ रहा है, एक t2 आ रहा है, इसी को कंपेयर कराना है। कंपेयर कैसे कराना समझते हैं भैया, ये पहला समय है, दूसरा समय, जब चाल को हम कम कर दे रहे हैं तो 3 घंटा ज्यादा ले रहा है। जाहिर सी बात है, अगर आप गाड़ी से चल रहे हैं तो अगर आपकी गाड़ी स्लो चलेगी तो आप क्या लेंगे, समय ज्यादा लेंगे, तब दूरी पे पहुंच पाएंगे जहां पहुंचना है। तो वही चीज बोल रहा है, अगर चाल को कम कर दे रहे हैं तो 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। 3 घंटे ज्यादा कैसे लग रहा है उस पर आते हैं। हम दोनों को पहले लिख लेते हैं, T1 इक्वल टू T2। T1 और T2 को लिख लिए। T1 और T2 को लिखने के बाद क्या देख पा रहे हैं, जो T2 है यानी जो दूसरा वाला समय है वो 3 घंटे ज्यादा है, तो ये 3 घंटे ज्यादा लग रहा है ना। अगर इसमें 3 माइनस कर दूं या फिर इसमें 3 जोड़ दूं, दोनों समय बराबर हो जाएगा। समझना, समझाते हैं भैया। मान लेता हूं कि पहला वाला 7 घंटा ले रहा है, पहला वाला किसी दूरी को तय करने में 7 घंटा ले रहा है, T1 ये 7 घंटा है। जो T2 है वो कितना है, T2 क्या है 10 घंटा है। तो आप देख क्या पा रहे हैं, T1 वाला 7 घंटा, T2 वाला 10 घंटा, तो कितने ज्यादा, कितने का अंतर आ रहा है, 3 का, यहाँ 3 का अंतर आ रहा है। या तो इसमें हम 3 जोड़ दें, T1 में 3 जोड़ेंगे क्योंकि इसके पास 7 घंटा समय ले रहता है, उसी दूरी को तय करने में 10 घंटा समय लेता है। तो ये देख क्या पा रहे हैं, अगर 3 जोड़ दे दोनों का समय बराबर हो जाएगा। ये समझाने वाला जो पर्पज है वही यहाँ करने वाले हैं। T1 समय T2 समय से क्या हो रहा है, 3 घंटा कम लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे, दोनों का समय बराबर। अब लिखते हैं जो करना है, T1 क्या है, T1 क्या है 480 x, T2 क्या है 480 माइनस अपॉन में x माइनस 8, 3 को रखेंगे बाकी सबको एक तरफ, 480 x माइनस 8, ये जाएगा पूरा पूरा तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में था जाके माइनस हो गया 3, 480 दोनों में अगर कॉमन करूँ तो यहाँ बचेगा क्या, 1 अपॉन x माइनस 8, 1 अपॉन
एक्स। फिर क्या देख पा रहे हैं, 3 एक के 3, 16 3 48, इधर बचेगा 3, 16 जीरो था 160 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स का 1 से कराएंगे एक्स आएगा, तो जब इसका कराएंगे तो चिन्ह के साथ कराना है, यानी माइनस एक है तो गुणा होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई तो प्लस का 8 आएगा। बस इतना से ही ध्यान रख लोगे तो गलती कभी नहीं होने वाली। मैं गारंटी ले रहा हूँ 90% गलती यहाँ पे करते बच्चे। माइनस के साथ चिन्ह के साथ गुणा कराओगे गलती नहीं होगी। माइनस 1 का मल्टीप्लाई एक्स होगा तो माइनस एक्स आएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस का 8 एक्स। फिर नीचे भी कराना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, नीचे भी कराना होता, तो हो जाएगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू तो हो जाएगा माइनस का 8 एक्स, 1 160। अगर इसको देखें तो ये तो कैंसल, 8 बचेगा, गुणे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स। सब ये इधर बटे में चल रहा है, इधर जाके 1 से गुणे में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स और 16 अट्ठे 128, ये आ गया। सबको एक तरफ कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स माइनस का 1280 इक्वल टू 0। ये हमारा बना द्विघात समीकरण। इतना ध्यान रखना, द्विघात समीकरण बनाने के लिए सबसे पहला जो बता रहा हूं ये अगर आप कर जाएंगे तो सब कुछ कर जाएंगे। तरीका सिखा दे रहा हूं फिर से, क्या करना है, सबसे पहले में 2 केस बना लेना। केस क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वो केस के हिसाब से काम कर रहा है। पहली दूरी 480 किलोमीटर के लिए चाल x किलोमीटर है, तो समय क्या आएगा, दूरी बटे चाल से 480 बटा x t1 मान लेना है। दूसरी केस के लिए तो क्या हो जाएगा, दूरी वही है 480 किलोमीटर, चाल को 8 किलोमीटर घंटा कम करने पर दूरी बटा चाल, दूरी 480, चाल क्या था x माइनस 8, t2 आ गया। दोनों को इधर ले जाके लिखेंगे, फिर देखेंगे कौन समय ज्यादा ले रहा है कौन समय कम ले रहा है। पहला वाला 3 घंटा कम ले रहा है, दूसरा वाला 3 घंटा ज्यादा ले रहा है। जो कम ले रहा है तो उसमें 3 जोड़ने पर t1 t2 का मान रखा गया, पक्षांतर करने पे 480 बटा x ले गए राइट साइड, माइनस हो गया। कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आ जाएगा द्विघात समीकरण आ जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।